मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक चौहान और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के विषय में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेपर 5 में उत्तर प्रदेश स्पेशल को रखा गया है, 6 में रखा गया है। तो उसमें जो इतिहास सेक्शन है वो पेपर 5 में है और कला और संस्कृति आपकी इसी का एक हिस्सा है। लेट्स स्टार्ट। उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। ठीक, और इसके अंतर्गत बहुत सारा इसका विभाजन किया गया है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे नृत्य पर। ठीक है, नृत्य है, नाटक है, संगीत है, कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर? आपके नृत्य हो गए, नाटक, संगीत, वास्तुकला। ठीक है, वास्तुकला, चित्रकला। ठीक है, सब पे चर्चा होनी है। और आज हम जो चर्चा शुरू करेंगे वो है नृत्य पर। ठीक है, और नृत्य में हम देखते हैं दो विभाजन। एक होता है आपका शास्त्रीय नृत्य और दूसरा लोक नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य से शुरू करते हैं। ठीक, शास्त्रीय नृत्य में उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में जब बात करते हैं तो केवल एक ही नृत्य है जिसे शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी गई है। कौन सा है? कथक। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य एक ही है, कथक। कथक पर हम अपना विवेचन स्टार्ट करते हैं। कथक। ठीक है, जैसा कि आपको बता ही दिया गया है कि कथक क्या है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। सवाल उठता है कि इस कथक शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले कोई चीज़ आती है तो उसका अर्थ हमें स्पष्ट होना चाहिए। अर्थ इसके दो स्रोत हैं। एक है संस्कृत। संस्कृत में क्या माना गया है? कहानी। कथक का अर्थ क्या है? कहानी। दूसरा है आपके महाकाव्य और अन्य ग्रंथ। इनमें कथक अर्थ लिखा है। कथक अर्थ क्या लिया गया है? वह व्यक्ति जो कथा सुनाता है या कथा करता है, व्यक्ति जो कथा करता है या कहानी सुनाता है। ठीक है, इन दोनों ही अर्थों से एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि कथा या कथाकार से संबंधित है। और चूंकि नृत्य है तो ऐसा परफॉर्मेंस, ऐसा प्रदर्शन जिसमें कहानी के आधार पर नृत्य किया जाए, वही है आपका कथक। कहानी इसमें स्रोत होता है और नृत्य जो उसके परिणाम स्वरूप किया जाता है, उस कहानी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो आपका नृत्य हो गया। तो ठीक है, और ये प्राचीन काल में अगर देखें, इसका इतिहास अगर समझा तो प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन और मध्यकाल में मान लीजिए शुरुआती दौर में ये शुरू हुआ पूर्व मध्यकाल, ज़्यादा उचित से मध्यकाल है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल चारणों के द्वारा। चारण वो लोग होते थे जो घूम फिरकर कहानियां सुनाया करते थे नृत्य के साथ। चारणों के द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया। अगला पड़ाव था भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल में ही ये व्यवस्थित रूप में आ गया। भक्ति काल में भी ये किससे संबंधित रहा? सबसे ज़्यादा जो भी भक्ति नायक थे
भक्ति काल के जो संत जिन आराध्यों की पूजा कर रहे थे उनसे जुड़ी कहानियों से संबंधित ही नृत्य होते थे। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण थे वो थे कृष्ण राधा। ज़्यादातर इन्हीं को आधार बना के कथक नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा था। वृंदावन, ठीक है, वृंदावन इस समय केंद्र था, वृंदावन, ठीक है। तो हम देखते कथक की का जो स्रोत था क्या था, भक्तिकाल, ठीक है, भक्तिकाल ये था। इसके अलावा जब आगे और समय गुजरा तो मुगल काल में दरबार में इसका परफॉर्मेंस शुरू किया गया, ठीक है, मुगल दरबारों में इसका दरबार में प्रदर्शन शुरू हुआ। भक्तिकाल में इसका प्रदर्शन कहाँ होता था? भक्तिकाल में इसका प्रदर्शन मंदिरों में होता था, मंदिरों में, ठीक है। मंदिरों में हो रहा था तो विषय क्या थे इसके? कथक के विषय क्या थे? कथक का विषय भक्ति काल में होने की वजह से क्या था? धार्मिक। भक्ति काल में और मंदिर में होने की वजह से क्या था? धार्मिक। हिंदुओं के लिए कथक सदैव धर्म का विषय रहा और नैतिकता के साथ इसका प्रदर्शन किया जाता रहा। लेकिन मुगल काल में ये दरबार में इसका प्रदर्शन किया जाने लगा और ये इसका जो विषय वस्तु हो गई वो क्या हो गई? गैर धार्मिक। गैर धार्मिक। साथ ही चूंकि उद्देश्य मनोरंजन है, अब उद्देश्य मनोरंजन है, भक्तिभाव नहीं है मुगलों के अंतर्गत, ठीक है। तो मनोरंजन के अंतर्गत क्या हुआ? इसमें कुछ नए तत्व से जुड़ गए जो भारतीय संदर्भ में अभी तक शामिल नहीं थे। नया तत्व क्या था? कामुकता, ठीक है। मनोरंजन की दृष्टि जो दरबारी लोग थे उनके मनोरंजन के लिए एक कामुकता की अपील लिए कथक का प्रदर्शन शुरू हो गया, ठीक है। तीसरा, औपनिवेशिक काल में क्या स्थिति थी? औपनिवेशिक काल 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों का शासन आया, ठीक है। और इस शैली को, कथक को बड़े ही हेय दृष्टि से इन्होंने देखा, ठीक है। औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल में क्या किया गया? कथक क्या हो गया? हेय दृष्टि से देखा, अपमानजनक स्थिति में, अपमानजनक। यहां तक कि इसमें नृत्य करने वाली नर्तकियों के लिए उन्होंने वेश्या शब्द तक का इस्तेमाल किया, ठीक है। और 1892 में ईसाई मिशनरियों ने तो नृत्य के खिलाफ आंदोलन तक किया, ठीक है। 1892 में क्या हुआ? नृत्य विरोधी आंदोलन। नृत्य विरोधी आंदोलन। ईसाई मिशनरियों द्वारा और अंग्रेजों द्वारा लगातार इससे हतोत्साहित किया गया। कुछ उदार ईसाई थे, उन्होंने कथक को यूरोपीय ढंग से संचालित करने का प्रयास किया, अर्थात अब जो विषय वस्तु होगी, जो कहानी होगी जिसके आधार पर नृत्य होना है, उसका वो जो विषय का स्रोत है वो होगा यूरोपीय या क्रिश्चियनिटी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये विरोध ही करते रहे। पुनर्जागरण के समय एक बार फिर कथक के पुनरुत्थान के प्रयास किए गए। ब्रिटिश काल एक लंबे टाइम तक चला और कथक का इस समय क्या हो गया था? पतन सा हो गया था। कथक का पुनरुत्थान होता है, ठीक है। वर्तमान समय में आप देखें
वर्तमान समय में, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कला और संस्कृति के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। ठीक है, वर्तमान समय में कथक के संरक्षण और विकास पर कार्य चल रहा है। संरक्षण एवं विकास का प्रयास जारी है। ठीक, जनता के बीच उतने लोकप्रिय नहीं है, लेकिन जो कलाकारों के बीच ये अभी भी लोकप्रिय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो इसकी उत्पत्ति के विषय में काफी विवाद रहा। ऐतिहासिक साक्ष्य, कुछ लोग मानते हैं कि 200 बीसी से, ठीक है, 200 बीसी से 200 एडी इनके बीच इसकी उत्पत्ति होती है। कुछ मानते हैं कि 500 बीसी से 500 एडी, ठीक है, इनके बीच होता है। ठीक, एक पुरातात्विक साक्ष्य भी है। पुरातात्विक साक्ष्य जो इसकी प्राचीनता को सिद्ध करता है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप के पैनल, ठीक है, ये एक स्रोत है। भरहुत स्तूप, भरहुत कहाँ पे है? ये सतना में है, एमपी, यूपी बॉर्डर, सतना एमपी। यहाँ पर 200 बीसी के आसपास का पैनल प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का। ये पैनल क्या होते थे? स्तूप के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई जाती थी जिसको प्राकार बोलते थे। उस प्राकार में पैनल लकड़ी पत्थर की चटिया जैसे रखे जाते थे। उस पटिया में जो नृत्य, पैनल अर्थात वो पटिया, ठीक, उसमें जो नृत्य करती हुई महिलाएं हैं चित्रित की गई हैं। नृत्य करती हुई महिलाएं, उनके हाव भाव, नृत्य करने का तरीका क्या है? कथक जैसा ही है, कथक जैसा। ठीक है, इसीलिए ऐसा माना गया कि 200 बीसी में अगर पैनल में उसे चित्रित किया जा रहा है तो इसकी ऐतिहासिकता तो और पहले की होगी ना। ठीक है, इसी ऐतिहासिकता के आधार पर कुछ लोगों ने इसे 500 से 520 इसके बीच रखा। 500 बीसी के आसपास चला जाता है। और देखते हैं, और इसका स्रोत क्या है? सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र, कथा का स्रोत क्या है? सबसे पहले जो चर्चा मिलती है वो है नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र की रचना की थी किसने? भरत मुनि ने। भरत मुनि। इसी में नृत्य को दो भागों में उन्होंने दिखाया। नृत्य, ठीक है, और नृता। एक नृता ये शुद्ध नृत्य था, दूसरा नृत्य। नृत्य में क्या था? हाथ के हाव भाव, ठीक है, चेहरे से इशारे, लिख लीजिए, हाथों के इशारे, हाथों के मूवमेंट, गति, हाथों की गति कर दीजिए, हाथों की गति, चेहरे के हाव, चेहरे के भाव। हाँ, भाव नहीं था इसमें, एक मिनट। चेहरे का मूवमेंट, चेहरे का मूवमेंट, जैसे गर्दन हिलाना, भौं हिलाना, आँख हिलाना, ठीक है, चेहरे का मूवमेंट।
और नृत्य के अंतर्गत क्या था, इसमें केवल भाव थे, किसी भी टाइप का गति नहीं थी, ठीक है, किसी भी टाइप की गति नहीं थी। चाहे दो हिस्से इन्होंने इसके इसमें वर्णित किए, ठीक। अब उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है, तो देखते हैं कि यहाँ इसका विकास किस तरह हुआ। आधुनिक संदर्भ में देखें तो लखनऊ घराना, ठीक है, लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, लखनऊ घराने से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। ईश्वरी प्रसाद, जैसा कि आपको बताया कि भक्ति काल में शुरू हुआ, तो ईश्वरी प्रसाद क्या थे, भक्त संत थे, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद के नेतृत्व में ये शुरू हुआ। इसके बाद इनके पुत्र, उनके पुत्र, और ये पीढ़ी कई पीढ़ियों तक, शायद 5 या 6 पीढ़ी तक इस परंपरा को इन्होंने बनाए रखा, ठीक है। आगे देखते हैं, लखनऊ घराने के अलावा एक और घराना है जो कथक के लिए प्रसिद्ध है, वो है बनारस घराना, बनारस घराना, ठीक। ईश्वरी प्रसाद हो गए। इस लखनऊ घराने में क्या थे, ईश्वरी प्रसाद। और बनारस घराना किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, इसमें आपकी गिरिजा देवी, प्रसिद्ध कथक डांसर, ठीक है, कथक नृत्यांगना है गिरिजा देवी। ईश्वरी प्रसाद के अलावा कौन कौन से लोग थे इसमें, हाँ, गिरिजा देवी से पहले भी एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे जिन्होंने बनारस घराने को काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचा, वो थे जानकी प्रसाद, जानकी प्रसाद, ठीक है। जानकी प्रसाद और गिरिजा देवी आपके संबंधित हो गए बनारस से, ठीक। लखनऊ में ईश्वरी प्रसाद के बाद सबसे ज़्यादा जिन्होंने इसमें काम किया वो थे शंभू महाराज, ठीक है। इनके एक भाई भी थे, वो भी बहुत बड़े नर्तक थे, वो थे लच्छू महाराज, नाम आपने सुना होगा, लच्छू महाराज। अच्छन महाराज, ये भी इनके परिवार के सदस्य थे, अच्छन महाराज। और वर्तमान में जो सबसे प्रसिद्ध हैं, जिन्हें आप जानते हैं, बिरजू महाराज। वो कौन है, लच्छू महाराज के ही बेटे हैं। आज अगर लखनऊ के कथक की बात होती है तो प्रतिनिधि व्यक्ति कौन माने जाते हैं, बिरजू महाराज। और ये पुत्र थे किसके, अच्छन महाराज के। तो ये प्रसिद्ध नर्तक हो गए आपके लखनऊ घराने से संबंधित, ठीक। आगे देखते हैं, प्रदर्शन। इसमें प्रदर्शन के 2 हिस्से हैं। एक है अभिवादन, शुरुआत में जो किया जाता है नृत्य किस तरह करेंगे, और दूसरा नृत्य, ठीक है। अभिवादन और नृत्य, ये 2 हिस्से हैं, ठीक है, जिनके द्वारा ये शुरू होता है। अभिवादन हिंदुओं में और मुस्लिमों में अलग तरीके अपनाए गए इसके लिए, ठीक है। हिंदुओं में कैसे हुआ, देवी देवताओं को मुद्रा या हाथ के इशारों और चेहरे के भावों के माध्यम से आवाहन किया जाता था, ठीक है। मुद्रा, चेहरे के भाव, ठीक है, हाथों की गति, के द्वारा। चूंकि
हिंदुओं में क्या था, ये भक्ति और उससे धार्मिक तत्व लिए हुए था, इसलिए आह्वान किसका होता था, ईश्वर का। नृत्य के द्वारा सबसे पहले किसका आह्वान करते हैं, ईश्वर का, ईश्वर का आह्वान, ईश्वर का अभिवादन। ठीक, ये तत्व हो गया आपका हिंदुओं में। मुसलमानों में कैसे होता था, चूंकि दरबारी हो चुका था तो दरबारी उसमें किस तरह इसका अभिवादन किया गया मुस्लिमों में। ठीक है, हाव भाव सब वैसे ही थे, बस क्या करते थे, सलामी देते थे। ठीक है, जैसे हिंदुओं में ऐसे करके कुछ रहा होगा तो इनका ऐसे रहा होगा। ठीक है, सलामी इसका तत्व रहा। दूसरा हिस्सा था नृत्य। पहले धीमी गति से शुरू होता है। प्रारंभ में कैसे होता है, प्रारंभ इसका होता है धीमी गति। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल थी, गर्दन, भौहें, कलाई। ठीक है, इनको धीमी गति से मूवमेंट इनका एक रिदम के तौर पर दिया जाता था, जैसे नृत्य में दिया जाता है। ठीक है, गति धीमी रहती थी। बाद में गति और ऊर्जा को बढ़ा दिया जाता था, गति या ऊर्जा को तेजी से डांस होने लगता था। ठीक, कुछ और तत्व इस पर चर्चा कर लेते हैं जो एक आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से इसके तत्वों को उभारे। ठीक है, अच्छे तरीके से उभारे। वो है आपका कथक के अंदर फुटवर्क पे बहुत ध्यान रहता है इसमें। ठीक, क्रिकेट में आप पढ़ते हैं ना फुटवर्क, जैसे जैसे संगीत जिस तरह से बजता था उसी तरह से पैर का उठना, ये क्या आता है, फुटवर्क। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है टर्न। टर्न क्या बोले, घुमाव, कब घूमना है कब नहीं घूमना, इसकी बड़ी विशिष्टता रहती थी। तीसरा गेस्चर, गेस्चर आपका भाव हो गया। ठीक, नर्तक म्यूजिकल बीट्स पर और टेम्पो पर परफॉर्म करते थे। ठीक है, म्यूजिकल बीट्स जो भी वाद्य यंत्र बनाया जा रहा है उसको वो बहुत ही अच्छे से सिंक्रोनाइज करता था। पैर में उसके क्या बोलते थे, घुंघरू 25 से लेकर 50 तक चले जाते थे। ठीक है, पैर उसी हिसाब से मूव करता था, जमीन पर पटका जाता था और लयबद्ध ध्वनि निकालता था। ठीक है, घुंघरुओं के माध्यम से। क्या, घुंघरू, घुंघरू सेठ वाला घुंघरू नहीं। ठीक है, घुंघरू एक और महत्वपूर्ण तत्व है जो पैर, वही उसी के द्वारा ध्वनि पैदा की जाती थी। कैसी, लयबद्ध ध्वनि। ऐसा नहीं कि कुछ भी पैदा कर दिए, लयबद्ध, लयबद्धता जरूरी थी इसमें। ठीक, तो ये हो गया आपका कथक। घराने भी हमने डिस्कस कर लिए। प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि अगर किसी से कथक के विषय में लिखने को बोल दिया जाए तो कथक का इतिहास लिख देगा। ठीक है, कथक के घराने लिख देगा, लेकिन वास्तव में कथक के अंतर्गत शामिल क्या है, ठीक है, किस तरह नृत्य का सीक्वेंस पूरा होता है, ये कैसे पता चले, ये इस चीज़ को स्किप ही कर देंगे तो नृत्य तो गायब हो जाता है, नृत्य का इतिहास ही केवल बचा रह जाता है। लेकिन आप इन चीज़ों पर जब फोकस रहेंगे, फुटवर्क वर्ड यूज़ करेंगे, घुमाव करेंगे, गेस्चर करेंगे, लयबद्धता यूज़ करेंगे, गति का के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है, तब आपका उत्तर कायदे से पूरा होगा और ये वास्तव में एक प्रभावी उत्तर बनेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया शुरुआत से ही हमने इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा कर ली। स्रोत, स्रोत क्या रहे, अर्थ, इससे पहले हमने चर्चा किया, अर्थ, स्रोत, इतिहास, इतिहास, ठीक है, प्रदर्शन, प्रदर्शन, ठीक है, इनके अंतर्गत हमने अपने उत्तर को समेट दिया। और घराने, घराना, इतने पॉइंट्स भी अगर आपको याद रह गए तो आपको सारा आंसर लिखना आ जाएगा। और इससे पूरी संभावना है कि इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा
इसलिए इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। ठीक है, थैंक यू।